समास की परिभाषा सबको समझ में आई है। अब वो समास के विषय में आगे चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि तत्र समासः पंचधा। समास कितने प्रकार का है? यह 5 प्रकार का है। 5 प्रकार का 5 है। कौन से 5 प्रकार हैं पंडित जी? हैं? कौन से 5 प्रकार हैं? केवल समास, अव्यय भाव, तत्पुरुष, ये शिवानी के यहाँ से आवाज वापस आ रही है, म्यूट करो। केवल समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, तत्पुरुष का एक भेद कर्मधारय है, कर्मधारय का भेद द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व। ठीक है, यही समास है आपके, है ना? अब बोले समास कहते कैसे? आपने बता तो दिया भैया कि समास 5 प्रकार के हैं, तो बताया नहीं हमने समास कहते कैसे। तो क्या कह रहे हैं वो ग्रंथकार अपने विषय में, अपनी भाषा में? बोले समसनम समासः। किम नाम समासः? समसनम इत्युक्ते, समसनम इत्युक्ते संक्षेपीकरणम, है ना? संक्षेपकरण को, है ना, समास कहते हैं। क्या, किसको? संक्षेपकरण को समास कहा है। ठीक है, उनमें 5 प्रकार के वे समास होते हैं, अर्थात 5 प्रकार से वह संक्षेपीकरण किया जाता है। आपको पता है कौन कौन से 5 प्रकार हैं? सबको कौन कौन 5 प्रकार है सबको पता है ना? केवल समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। उनमें सबसे पहले उठा रहे हैं किसको? सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त। बोले जो 5 प्रकार बताए ना, उनमें से जो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त है, कैसा है जी? विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त है ना? जो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त है उसको क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? भाई अनम्यूट मत करो शिवानी, तुम्हारी आवाज वापस आ रही है। मुक्त का क्या मतलब होता है भैया? हमारे यहाँ से आवाज वापस आ रही है भाई, बार बार अनम्यूट कर ले तो आवाज वापस आती है, इको हो रहा है। हाँ, क्या बोल रहे हो? विनिर्मुक्त का क्या मतलब होता है? मुक्त माने? मुक्त माने स्वतंत्र। स्वतंत्र। विनिर्मुक्त मतलब विशेष रूप से मुक्त, है ना? जो विशेष संज्ञा जिसकी कोई न की जाए, है जी। अब विशेष संज्ञा कौन सी? बोले ना तो उसकी अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, ऐसी कोई विशेष संज्ञा न की जाए उसको कौन समास कहा जाता है उसको? कौन समास है वो जो इन संज्ञाओं से? केवल समास। केवल समास। केवल समास। समझ में आ गई बात? जी। इसको क्या कहा जाता है? एक इसका नाम और भी है, सुप्सुपा समास। क्या कहा जाता है इसको? सुप्सुपा समास। समझ में आई बात? सुप्सुपा क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें एक सुबंता, ऐसा तो है नहीं कि सब जगह सुबंत सुबंत का समास नहीं होता, कहीं सुबंत 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 का ही समास होता है, लेकिन तदपि यहाँ पे क्या है, एक समर्थ सुबंत अपर समर्थ सुबंत के साथ समर्थित होता है, लेकिन किसी विशेष संज्ञा को लेकर के वह समर्थित नहीं होता। विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त होकर के, विशेष संज्ञा से रहित होकर के समर्थित होता है। समझ में आई बात? ठीक है, आगे समझोगे तो समझ में आएगा। आगे चलिए, अब आगे बात आती है प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव द्वितीय। बोले एक अव्ययी भाव नाम का समास है, उसमें क्या होता है, किसकी किसकी प्रधानता होती है? पूर्व पदार्थ। पूर्व पदार्थ की, है ना? ठीक है,
और इसमें जो पूर्व पद है आपका वो कैसा होगा? अव्यय होता है ना। प्रायशः पूर्व पद क्या होता है महाराज? अव्यय होता है, और उत्तर पद अनव्यय। ठीक है, समझ में आई बात? और जब समास होता है तो दोनों ही क्या बन जाते हैं? तो अनव्यय था वो भी अव्यय बन जाता है। ठीक है, यत्र अनव्ययमपि अव्ययम भवति, यत्र जहां अव्यय भी क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जैसे अधिहरि, अधिहरि में क्या है देखो, अधि क्या है? अव्यय है ना। अव्यय है। अधि क्या है? अव्यय है ना, अधिकरण अर्थ को बतलाता है, अव्यय है। अधि के अव्यय होने के कारण अधि का समास इस अनव्यय हरि के साथ होने के कारण, लेकिन जब पूरा समस्त पद बनता है तो आपका अधिहरि क्या हो जाता है? ये भी अव्यय बन जाता है, नहीं? ठीक है, ठीक है। चलिए आगे। प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः तृतीय। प्रायशः किसकी प्रधानता यहाँ जहाँ हो पे, किसकी प्रधानता जहाँ हो पे? उत्तर पदार्थ की प्रधानता जिसमें हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तत्पुरुष क्या कहते हैं? तत्पुरुष। यही है जहाँ आपके सब विभक्तियों में समास देखने को मिलते हैं। कौन समास ऐसा है जिसमें द्वितीय से लेकर सप्तमी पर्यंत सारी विभक्तियों के समास देखने को मिलते हैं? है ना। अब कह रहे तत्पुरुष भेद कर्मधारय, इस तत्पुरुष का ही एक भेद है, कौन? कर्मधारय। और कर्मधारय का भेद कौन? आगे आते हैं। प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि चतुर्था। प्रायशः जहाँ न तो पूर्व हो न उत्तर पदार्थ की प्रधानता हो, उन दोनों से अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की ही प्रधानता हो, उसको क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि समास। बात समझ में आ गई? जैसे पीताम्बर, पीताम्बर शब्द है ना, पीताम्बर है, पीतम शब्द है, धन क्या है? अंबरम। तो ना तो पीत प्रधान है ना अंबर प्रधान है, कौन प्रधान है उससे अतिरिक्त, उन दोनों से अतिरिक्त? एक पीताम्बर। पीताम्बर हो हरि, हरि की प्रधानता है, नहीं? ठीक है, आगे। प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि चतुर्थः। प्राय ये तो हो गया। उसके बाद प्रायः उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्वः पंचमः। बोले जहाँ पूर्व पदार्थ की भी प्रधानता हो और उत्तर पदार्थ की भी प्रधानता हो, ऐसा क्या कहलाएगा? उभय पदार्थ प्रधान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उभय पदार्थ। तो ऐसा उभय पदार्थ प्रधान समास क्या कहलाता है? क्या नाम से जाना जाता है वहाँ? द्वंद्व समास के नाम से जाना। ठीक है, और पंचम समास द्वंद्व कहलाता है। बात समझ में आ गई? तत्र आदौ केवल समास। अब सबसे पहले कौन समास आपका पढ़ा गया है? केवल समास पढ़ा गया, तो उसी को हम लोग आगे डिस्क्राइब करें। क्या है समास का पहला सूत्र आपका? समर्थ पद विधि। कौन सूत्र है पंडित जी? पद विधि। चलिए क्या कह रहा है समर्थ पद विधि?
व्याकरण शास्त्रे उक्तः पद विधि समर्थानां विषये एव भवति। इस व्याकरण शास्त्र में जो उक्त अर्थात कथित है पद विधि, वो किसके विषय में होती है? किसके विषय में होती है? समर्थों के विषय में। है? बोलो जी। समर्थ के विषय में। समर्थ पदों में ही होती है, अर्थात जिनमें, हाँ, जिनमें सामर्थ्य होगी। और युद्ध के मैदान में यदि किसी को उतारोगे तो किसको उतारोगे, किसको आप लड़ाएंगे? जो समर्थ होगा वही ना लड़ेगा, है? जी। किसी को कुछ किया जाएगा तो किसको किया जाएगा वो? समर्थ को ही किया जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब वही कह रहे हैं, पद से संबंधित जो आप विधि करते हैं, विधि का मतलब समझते हैं ना, जिसका विधान किया जाए, जिसका क्या किया जाए, विधान किया जाए, उसको विधि कहा जाता है। ठीक है, जिस कार्य का विधान किया जाए उसको विधि कहा जाता है। और वह विधि यदि पदों से संबंधित हो तो उसको क्या कहेंगे? पद विधि कहेंगे, नहीं कहेंगे? जी सर। अब कह रहे जहां कहीं भी ये पद संबंधी कोई कार्य किया जाएगा, पद संबंधी कोई विधि की जाएगी, है, जहां कहीं भी पद से संबंधित कोई भी विधान किया जाएगा किसी चीज का भी, वो किसको किया जाएगा? बोले समर्था नाम विषय, अर्थात समर्थों के आश्रित होकर के ही होगा, समर्थ पदों के आश्रित होगा, है ना? क्या होगा? समर्थ पदों के आश्रय। समर्थ पदों के आश्रय ही होगा। समझ में आ गई? मतलब सीधी सी बात है, समर्थ को कहकर के उन्होंने असमर्थ का वारण कर दिया। जो असमर्थ होंगे उनमें ये कार्य नहीं होगा। ठीक है, जी। अब आप पूछेंगे भैया ये सामर्थ्य क्या है? आप प्रश्न करेंगे कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि पद समर्थ है कि असमर्थ है? नहीं, क्यों जी? जी। है, तो पदों की सामर्थ्य क्या है? आप लोग पढ़ के आए हैं पीछे, वाक्य सामर्थ्य, पद सामर्थ्य क्या है? पद आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, यही क्या है सब? पदों की सामर्थ्य। बात समझ में आ गई? जब परस्पर आकांक्षा हो, योग्यता हो अन्वित होने की, एक पद को अपर पद की आकांक्षा हो, परस्पर अन्वित अन्वय की योग्यता हो, और आसक्ति, यही क्या है? ये सामर्थ्य। ऐसे सामर्थ्यवान पदों में जिनमें परस्पर अन्वय की सामर्थ्य रहती है ना, जिनमें परस्पर किसकी सामर्थ्य रहती है पंडित जी? अन्वय की। सामर्थ्य रहती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है पंडित जी? समर्थ पद कहा जाता है ना। समझ में आ गई बात? जी सर। ठीक है, एक पद का अपर पद से संबंध होना ही उस पद की सामर्थ्य है, यही समझ लीजिए। वही कह रहे हैं, पद संबंधी यो विधि स समर्थाश्रित बोध्या। पद से संबंधित जो विधि की जाती है, पद से संबंधित कोई यदि कार्य किया जाता है ना, तो कैसा होगा? बोले समर्थाश्रित बोध्या। किसके आश्रित होगा? बोले समर्थ पदों के आश्रित होगा। समर्थ पदों के आश्रित मतलब आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति युक्त पदों के आश्रित ही होगा। लग गया अर्थ? सूत्रवृत्ति दोनों लगे? हाँ जी सर। सर अभी अपने डेफिनेशन बताइए, एक पद का दूसरे पद से, फिर से बता दीजिए प्लीज। क्या? सर एक बार फिर से बता दीजिए। अभी आप सामर्थ्य की जो है डेफिनेशन बताई थी, तो वो थोड़ा बता दीजिए, एक पद का दूसरे पद से। किसकी डेफिनेशन बताई थी? अरे सर सामर्थ्य की बताई थी ना, एक पद का दूसरे पद से, क्या बताया था? क्या बताया था?
महोदय मतलब उसका एक्सप्लेन फिर से बोल रही हैं, कर मतलब व्याख्या फिर से कर दीजिए, जो अर्थ बता रहे थे ना उसी का फिर से बताने को बोले। जो जिनमें परस्पर अन्वय की सामर्थ्य रहती है उन्हीं को समर्थ पद कहते हैं, ऐसा लग रहा है मम्मी पूछ रही है। और यही तो है, जिनमें परस्पर अन्वय की सामर्थ्य रहती है उन्हीं को समर्थ कहा जाता है। अब उनसे संबंधित यदि कोई विधि करते हैं, उनसे संबंधित विधि मतलब कोई कार्य करते हैं, कोई विधान करते हैं, विधान करते हैं या कोई कार्य करते हैं, वही पद संबंधी विधि कहलाती है। अब जब वो पद संबंधी विधि आप करने जा रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए? बोले समर्थाश्रित। समर्थाश्रित मतलब ये आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति युक्त पदों से युक्त पदों में ही ये कार्य होना चाहिए। जिनमें आकांक्षा रहती हो, जिनमें योग्यता हो, जिनमें आसक्ति हो, ऐसे पदों पे ही ये कार्य होना चाहिए। समझ में आई बात? ऐसे पदों को लेकर के ही ये कार्य होना चाहिए। अब जैसे राजपुरुषा, अब राजपुरुषा में क्या करते हैं? अब राज्य हाँ अग्रे पुरुषः, तो क्या है देखिए, ये पुरुष भी आपका कैसा है? समर्थ है कि नहीं इस पद के साथ समर्थित होने के लिए? ये भी समर्थ है, ये भी समर्थ है? इसको इसकी आकांक्षा है कि नहीं? इसमें इसके साथ अन्वय होने की योग्यता है कि नहीं? जी है। आसक्ति है कि नहीं? एकाला अवच्छेदन दोनों का उच्चारण हो रहा है कि? ठीक है, तो यही यही क्या कहलाती? यही समर्थाश्रित है ना? यही समर्थाश्रय है। बात क्लियर हो गई? जी जी सर। तो समर्थाश्रय शब्द समझ में आ गया ना? आगे चलिए, आगे क्या है? क्या सूत्र बना रहे हैं? प्राक कडारात समासा। क्या बना रहे हैं? प्राक कडारात समासा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, ये जो समर्थाश्रित विधि है ना, समर्थाश्रित विधि ये केवल कहाँ होती है? पदानाम विषये भवती है ना, केवल पदों के विषय में ही होती है। समझ में आ गई बात? न कि वर्ण आदि के में ना, वर्णादि विषय ना, तो ना। समझ में आ गई? जी महोदय। चलिए, तो क्या कह रहे हैं? प्राक कडारात समासः, यहां से लेकर के 2-1-3 से लेकर के और कहां तक? कडारा कर्मधारे यहां तक 2-2-38 तक किसकी किसका अधिकार चलेगा? समाज से संज्ञा अधिकार। समास संज्ञक का अधिकार चलेगा, अर्थात समास शास्त्र रहेगा। कौन रहेगा? ये समास शास्त्र है। यहाँ तक समास विधायक सूत्र होंगे ना, ठीक है, समासाधिकार है। कडारा कर्मधारय इत्यतः प्राक समास इत्यधिक्रियते, यहां से लेकर के कडारा कर्मधारय पर्यंत इसका अधिकार चलता है पंडित जी। बोले समास इत्यधिक्रियते, समास का अधिकार चलता है। समझ में आ गई बात? जी भैया। अर्थात इसके अंतर्गत जो भी सूत्र पढ़ा जाएगा वो क्या संज्ञा विधान करेगा? संज्ञा हाँ, अब दो प्रकार देखो, हाँ, एक तो खाली संज्ञा सूत्र होते हैं, ठीक है, जैसे अदें गुण, वो क्या करता है? ह्रस्वकार एकार और ओकार की गुण संज्ञा करता है। वो कैसा सूत्र है? अदें गुण। ये संज्ञा सूत्र है। अदें गुण इको गुण वृद्धि कैसा है? वो भी संज्ञा सूत्र है ना? बोले एक की गुण वृद्धि संज्ञा होती है, तो ये सब संज्ञा सूत्र है। लेकिन एक सूत्र होते हैं और एक होते खाली अधिकार बताने वाले, जो खाली अधिकार अधिकार बताते हैं, और एक होते हैं जो संज्ञात्वेन अधिकार बताते हैं, अर्थात वो संज्ञा भी बताते हैं और अधिकार भी बताते हैं, दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कैसा सूत्र है? प्राक कडारा समासा, ये संज्ञा भी बताएगा और ये अधिकार भी बताएगा। ये कह रहा है कि यहाँ से 2-1-3 से लेकर के और 2-2-38 तक आपके इसका अधिकार चलेगा, और दूसरा जो इसके अधिकार में पढ़े जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक इसका अधिकार है, और जो इस अधिकार में पढ़े जाएंगे वे सब क्या कहलाएंगे? समास संज्ञक कहलाएंगे, अर्थात उनकी सबकी समास संज्ञा। समझ गए बात? उनको समास के नाम से व्यवहृत किया जाए। क्या सूत्र है आगे? सहसुपा। क्या है पंडित जी सूत्र? सहसुपा। सहसुपा। सहसुपा इत्युक्ते क्या कहना है? सुबन्तस्य समर्थ सुबन्तेन सह समासः भवति, अर्थात
एक सुबंत का दूसरे सुबंत के साथ अपर समर्थ सुबंत, समर्थ शब्द जोड़ लीजिएगा, है ना, समर्थ जोड़ लीजिएगा अपने आप से। एक समर्थ सुबंत का अपर समर्थ सुबंत के साथ क्या होता है पंडित जी? समास होता है। समास होता है। ठीक है ना, क्लियर बात? देखते हैं आपके वृत्तिकार क्या कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने सारा वृत्तांत क्लियर किया है। कह रहे हैं सुपासह वा समस्यते, समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। क्या और क्या ग्रहण किया उन्होंने? वो ग्रहण किया ना, कैसे होता है वो समास? वा भवति वा समस्यते, वा समस्यते इत्युक्ते विकल्प से। देखो आपने भी केवल समास, अव्ययी भाव, उसके बाद तत्पुरुष, उसके बाद कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, ये सब नाम जाने अभी। अब इनमें एक समास मात्र ऐसा है जो नित्य होता है, बाकी सारे समास कैसे होते हैं? विकल्प से होते हैं। जहां उनको नित्य कराना होगा ना, उसके अतिरिक्त, उस समास के अतिरिक्त जहां कहीं उनको नित्य विधान करना होगा तो वो अलग से आपको कह देंगे इस विषय में। यहाँ देखिए, यहाँ नित्य भी करना है आपको लेकिन एक समास ऐसा है, वो कौन है ऐसा समास जो नित्य ही होता है? कौन है ऐसा समास? अव्ययी भाव समास। समझ में आई बात? ये अव्ययी भाव समास प्रायशः नित्य ही होता है, यहाँ विकल्प की व्यवस्था नहीं है, समझ ले। और बाकी तत्पुरुष में, बहुव्रीहि में, जहां उनको नित्य विधान करना होगा ना, तो वहां वो कहते हैं कि यहाँ आपको ये समास नित्य करना है, वृत्ति में, सूत्र में उसका ग्रहण करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसीलिए उन्होंने वा का ग्रहण किया है, क्योंकि विकल्प से होता है, अर्थात आपकी विवक्षा के अधीन है ना, आप करिए या ना करिए, आपकी इच्छा है आप समास करके बोलिए, या आपकी इच्छा है आप समास से रहित पदों का प्रयोग करिए। समझ में आ गई बात? बोलिए। जी भैया। भाई समझ में आई नहीं आई? जी सर। जी भैया। अब समास करने के बाद क्या करेंगे? बोले समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा। समास के बाद क्या होता है जी महाराज? समास के उपरांत क्या होता है? प्रातिपदिक संज्ञा, है ना? अरे आपने बनाया राज्य यहाँ पुरुष, अब राज्य यहाँ में कौन व्यक्ति और पुरुष में कौन व्यक्ति है? बोलो। षष्ठी है और पुरुष में प्रथमाई गोचन। भाई ये म्यूट कर लो शिवानी, यार क्यों आवाज वापस आ रही तुम्हारे यहाँ से बेटा? तो षष्ठी एक वचन और यहाँ प्रथमा एक वचन। अब ये आप जब समास करके बना देते तो क्या बन जाता है आपका? राजा पुरुष, ये बनता है ना। अब आपकी षष्ठी कहाँ चली गई, या उसकी प्रथमा कहाँ चली गई? क्यों जी, राज्य की षष्ठी कहाँ गई आपकी, बताओ? लोप हो गया उसका। लोप हो गया। अब लोप कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया है उसकी, तो वही बता रहे हैं। बोले समास होने के उपरांत क्या होता है? प्रातिपदिक संज्ञा होती है, ठीक है, और प्रातिपदिकत्वेन सुपोलोक, और जैसे ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो प्रातिपदिक जब आप आरंभ करते हैं तो तब भी ऐसे ही होता है, और अब अंत करेंगे तो भी ऐसे ही होगा। आरंभ में क्या होता है पंडित जी? आरंभ में भी आप कोई सुबंत लाते हैं, कोई पद, कोई प्रत्यय, कोई शब्द लाते हैं, अर्थवान शब्द, अर्थवान धातु प्रत्यय से उसकी कौन संज्ञा कर देते हैं? जैसे राम शब्द है, राम शब्द अर्थवान होने के कारण उसकी कौन संज्ञा होती है? प्रातिपदिक संज्ञा। और प्रातिपदिक अरे अर्थवान धातु प्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है, बताओ? प्रातिपदिक संज्ञा होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो कौन प्रत्यय आते हैं आपके? स्वादि किस प्रत्यय आ जाते हैं? ठीक है, और राम आप बनाते हैं, तो प्रातिपदिक संज्ञा हुई तब सु आया, और यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो सु का, सु आदि का लोप, है ना, लोप हुआ। तो अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा तब भी जिम्मेदार थी जब आपका सु आया था, है ना,
और जब अब सू जाएगा तो भी वही रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, उसी की जिम्मेदारी है। समझ में आ रही बात ना? जैसे ही समास करेंगे तो प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक विभक्ति में आप क्या कर देंगे, जो सब विभक्तियां हैं उनका लुक कर देंगे। क्लियर बात? बात क्लियर है? जी हाँ सर। सर। अब बात हो गई है, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं परार्थाभिधानम वृत्ति। अब बात आती है पंडित जी वृत्ति की। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। हाँ। अब देखिए, आपने अभी आगे पढ़ा है ना, समास क्या वृत्ति है ना, समास एक, ए महाराज, समास एक क्या है? समास वृत्ति है ना। अब उस वृत्ति के विषय में बता रहे हैं, बोले वृत्ति है क्या ये? बोले परार्था विधानम वृत्ति ही। वृत्ति क्या है? परार्थ का अभिधान करने वाली होती। परार्थ मतलब अन्य परार्थ मतलब अन्य, अन्य अन्य अर्थ। अन्य अर्थ का अभिधान करना। अभिधान करना मतलब कहना। अन्य अर्थ को कहने वाली क्या कहलाती है? जो अन्य अर्थ को बतलाए, दूसरे अर्थ का बोध कराए, उसको क्या कहा जाए? वृत्ति कहा जाए। अब देखो राज शब्द का, राज्य शब्द का और पुरुष शब्द का अलग अलग अपना अपना अलग अलग अर्थ था ना, और दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, एक अतिरिक्त अर्थ का बोध कराया ना आपको पंडित जी। जी है समझ में आ गई बात? ठीक है। अब ये वृत्तियां कुल हैं कितने प्रकार की? कुल वृत्तियां कितने प्रकार की है तो बता रहे हैं वही। क्या कह रहे हैं? बोले कृत तद्धित कृत तद्धित समास एक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तयः। कितने प्रकार की हैं वृत्तियां जी? कितने प्रकार की हैं वृत्तियों के? 5 पांच प्रकार के। कितने प्रकार की ने? 5 प्रकार। 5 प्रकार पांच प्रकार। कौन से 5 प्रकार है बोलो? बन गई खिचड़ी अच्छी बनी बहुत, बट टेस्ट नहीं आया। महोदय कृत तद्धित समास एक शेष सनाद्यंत धातु और धातु स्वरूप। जी ठीक है, वृत्ति का मतलब समझ में आ गया ना? जी जी जहाँ अन्य अर्थ के सामने पद अपने स्वयं के अर्थ को छोड़कर एक विशिष्ट अर्थ का क्या करते हैं? विधान करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? वृत्ति। अब ये छोड़ना जो होगा, ये या तो पूरी तरह अपने अर्थ को छोड़ देंगे पूर्णतः, या अंशतः, है ना। एक अंश को छोड़ेंगे, बाकी करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। और वो कितनी जगह होती है आपकी? कृदंत वृत्ति होती है। कितने प्रकार की वृत्तियां हैं? 5 प्रकार की। कृदंत वृत्ति है, तद्धित वृत्ति है, और समास वृत्ति है। आगे एक विशेष वृत्ति है, एक शेष और सनातन और धातु वृत्ति। धनाद्यंत वृत्ति है। ठीक है ना, धातु। धनाद्यंत धातु वृत्ति। ठीक, 5 प्रकार की वृत्तियां हो गई। अब मैं अभी कृदंत से मतलब नहीं, तद्धित से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब केवल अभी? समास। समास वृत्ति। ठीक है ना। वैसे बता देता हूँ चलो संक्षेप में करके सबको। सबसे पहले क्या कृदंत वृत्ति है? जब आप कृत वृत्ति लगाते हैं तो क्या होता है? कौन वृत्ति होती है उस समय? बोलो। है? अरे आपकी प्रकृति प्रत्यय मिलकर के कृदंत शब्द बनता है, नहीं बनता है? अरे डुक्रिय करणे धातु से आप क्या बनाते हैं? क्री धातु से प्रत्यय करके क्या बनाते हैं? कारक बनाते हैं, कर्ता बनाते हैं ना। जी कारक। जी। जी।
ऐसी तद्धिता वृत्ति में क्या करते हैं आप? अपगोह अपत्यम सत्यम अपत्यर्थान इत्यादि प्रत्यय करके आप बनाते क्या? औपगवह बना देते हैं, नहीं बनाते हैं? अरे उसका अपना अर्थ क्या था? उपगु अलग अर्थ था एक, उसको उसने अंशतः छोड़ा। यहाँ पे एक जगह कहीं सर्व बिल्कुल उस अर्थ को छोड़ देते हैं, अंशतः छोड़ करके उसने एक नए अर्थ का प्रतिपादन किया नहीं किया? निवृत्ति हुई नहीं हुई बताओ? है ऐसी राज्य पुरुषा में देख लो, समास में देख लो, राज्य पुरुषा में क्या होता है? राज्य शब्द का अपना अलग अर्थ, पुरुष शब्द का अपना अर्थ अलग, दोनों शब्द अपने अपने अर्थों को छोड़ करके विशेष अर्थ की प्रतीति कराते नहीं कराते? बताओ। जी सर। एक अर्थी भाव विशिष्ट अर्थ शब्द की वृत्ति आपको एक उस अलग अर्थ की वृत्ति अलग अर्थ का ज्ञान होता है नहीं होता है? ऐसी एक विशेष वृत्ति है, हैं? यहाँ पे क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों में क्या शेष रह जाता है? पदों में एक शेष रह जाता है, मतलब एक पद मात्र शेष रह जाता है आपका। समझ में बात? जैसे माता च पिता च, क्या शेष रहता है उसमें? माता पिता दोनों में से कौन शेष रह जाता है? केवल पितरौ शेष रह जाता है। समझ में आ गई बात? आगे आती है सनाद्यंत वृत्ति, है ना? जहाँ आपके सन के काम में इत्यादि सनादि प्रत्यय है, ये प्रत्यय जो किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? सनाद्यंत धातु वस्तु की धातु संज्ञा कर लेते हैं आप, एक नई धातु बन के मिल जाती है ना आपको, नए अर्थ में मिल जाती है नई धातु एक मिलके बन के, तो उसको क्या कहा जाता है पंडित? सनाद्यंत वृत्ति कहा जाता है। पांचों वृत्तियां समझ में आ गई? पांचों वृत्तियां, पांचों के उदाहरण समझ में आए? क्रमशः याद रखिएगा इनको। अब उस वृत्ति के अर्थ का जो अवबोधक वाक्य है उसको क्या कहा जाता है? जैसे वृत्ति आपकी राज्य पुरुषा, क्या वृत्ति है? अब इससे ये जो वृत्ति है ना, ये तो राजपुरुषा बनेगा, आपका समास बन जाएगा, है? तो इस वृत्ति के अर्थ को बतलाने वाला जो वाक्य है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो किस नाम से? किम है? बात समझ में आ गई? वृत्ति के अर्थ को बतलाने के लिए जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है वह वाक्य क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। और वो विग्रह कितने प्रकार का है महाराज? लौकिक और अलौकिक भेद से दो प्रकार का। कितने प्रकार का है जी पंडित जी? दो प्रकार का, लौकिक विग्रह और अलौकिक। बोले लौकिक अलौकिक ये क्या है? तो जो जिसका प्रयोग लोक में हो उसको लौकिक, और जिसका लोक में न होकर केवल प्रक्रिया विषय में उसका प्रयोग हो उसको क्या कहा जाएगा? अलौकिक कहा जाएगा, है ना? क्या बताने आगे बोले? तत्र पूर्व अम्भूत इति लौकिकः, है ना? पूर्वम भूत इति लौकिकः और पूर्व अमभूतसु इति अलौकिकः। ठीक है? जैसे आपका राज्यः पुरुषः, ये कैसा विग्रह है? बोलो बेटा, लौकिक। याद रखो कि जहां पर आपको वृत्ति प्रयोग के अंतर्गत दिखाई दे, वृत्ति कह रहा हूं, विभक्ति प्रयोग में जुड़ी हुई दिखाई दे, वो आपका कैसा विग्रह होगा? लौकिक। और जहां आपकी विभक्ति को अलग निकाल के रख दिया जाए, जो शुभ विभक्ति है उसको अलग निकाल के रख दिया जाए प्रयोग से, है? राजन ngस और पुरुष तो, ये कंडीशन जहां दिखाई दे आपको, व्यक्तियों को अलग अलग निकाल के रख लिया जाए, वो क्या है? वो क्या कहलाएगा? हम राज्य पुरुषा तो प्रयोग करते हैं लोक में, चाहे तो राजा पुरुषा प्रयोग करते, चाहे तो राज्य पुरुषा प्रयोग करते हैं। राज्य पुरुषा तो लोक में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या राजनंगस पुरुषसु ऐसा प्रयोग कर सकते हैं? ऐसा कहते हैं क्या कि राजनंगस पुरुषसु गच्छति? ऐसा कहते हैं राज्य। समझ में बात? यही, इसीलिए उसको दोनों लौकिक अलौकिक कुछ समझ में आ गए ना? बोले पूर्वम भूत इति लौकिकः और पूर्व अमभूतसु इति अलौकिकः। क्या बन जाता है प्रयोग आपका? भूतपूर्व। क्या बनाना है आपको? क्या बनाना है? भूतपूर्व मतलब जो पहले हो चुका है उसको भूतपूर्व कहा जाता है। कहते हैं भूतपूर्व मंत्री हैं, भूतपूर्व विधायक हैं, नहीं? तो क्या विग्रह करेंगे आप पंडित जी? सबसे पहले क्या होगा आपका विग्रह भूतपूर्व के लिए?
पूर्वम भूत जी नहीं होगा है। समास कर दीजिए। जी सर। समास करने वाला सूत्र कौन है? इसकी समास से समास हो जाएगा। एक समर्थ सुबंत अपर समर्थ सुबंत के साथ समर्थित होता है। समझ में बात? समास होते तुरंत क्या होगी इसकी? कृत तद्धित समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिकत्वात् क्या बताया था? समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिकत्वेन सुपलुक। ठीक है, सुप कौन है इसमें? सुप कहाँ दिखाई दे रहा है? पूर्व अम में अम है ना? यही अम है ना? ये सम का क्या हो जाएगा? आम और सु का लोप हो जाएगा। अम और सु का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा सर। लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? केवल पूर्व पूर्व भूत। भूत। ठीक है ना? अब बात आता है आपका नियम। एक सूत्र है भूतपूर्वे चरठ। कौन सूत्र है? भूतपूर्वे चरठ। हाँ, है ना? ठीक है। अब यहाँ भगवान पाणिनि ने भूतपूर्वे चरठ में, क्योंकि भूत शब्द को पूर्व में रखा है और पूर्व शब्द को बाद में रखा है ना? तो हम भी उनके अनुसार उनका अनुकरण करते हुए, समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम लोग उनकी परंपरा से चल रहे हैं ना, उनकी परंपरा से चल रहे हैं ना, हम लोग उन्हीं का अनुकरण करते हुए चल रहे हैं ना। तो उन्होंने क्योंकि अपने सूत्र में भूत शब्द का पूर्व निपात किया है, इसीलिए हम भी क्या कर लेंगे? उस पूर्व भूत में भूत शब्द का पूर्व निपात कर लेंगे। पूर्व निपात कर लेंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? जी पूर्व निपात करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका पंडित जी? भूतपूर्व। अब भूतपूर्व बन गया। अब भूतपूर्व बनने के बाद में आपने यहाँ पे कर्तव्य समासाश्रित से प्रातिपदिक संज्ञा की थी ना, वहां सुपलुक कर लिए थे आप उससे। लेकिन क्या किसी कुत्ते की यदि पूंछ काट दी जाए, किसी गधे की यदि पूंछ काट दी जाए, तो क्या गधा या कुत्ते नहीं रहते वो? तो तभी उसमें हम श्वानवत या गर्धवत व्यवहार करते हैं ना? क्यों जी? बोलो, नहीं करते? जी करते एक अंग किसी का विकृत हो जाने से क्या उसमें हुआ व्यवहार होना बंद होता है? नहीं होता। नहीं होता ना। तो ऐसे ही भूतपूर्व में से काली आपने अम और सु को तो निकाल लिया, उनकी पूछे ही तो काट ली है लास्ट की। तो क्या वो अभी प्रातिपदिक नहीं कहलाएंगे? अब भी तो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी ना। प्रातिपदिक तो भी है। तो एक आदेश एक न्याय है, एक आदेश कृतम अन्यवत। क्या? ठीक है। अर्थात किसी का एक देश विकृत हो जाने से उसमें अन्यवत व्यवहार नहीं होता। समझ में आई बात? बात समझ में आ रही है? यदि किसी का एक देश विकृत हो जाए तो उसमें जैसे कुत्ते की पूंछ कट जाए तो उसमें गधे का व्यवहार तो करोगे नहीं, कुत्ते का ही व्यवहार करोगे ना। वैसे ही इसकी पूंछ ही तो कटी है, उसमें अन्य जैसा व्यवहार तो होगा नहीं, तदपि ये प्रातिपदिक ही रहेगा। तो इस न्याय के अनुसार एक देश विकृत अन्य इस न्याय के अनुसार उसका एक अंग विकृत हो जाने से उसमें अन्य जैसा व्यवहार नहीं होता था, तो उसमें प्रातिपदिक का ही व्यवहार होगा। और प्रातिपदिक का व्यवहार होगा तो जैसे ही प्रातिपदिक का संज्ञा होगी आपकी, तुरंत कौन सूत्र आएगा कार्य करने के लिए? समोट आ जाएगा ना। स्वादिक किस प्रत्यय हो जाएंगे? किस प्रत्यय ला करके? सब प्रत्यय ला करके उसको रुत्व विसर्ग कर दीजिए और भूतपूर्व आपका बन जाएगा। ठीक है? जी है ना? अर्थात यहाँ ये कह सकते हम लोग प्रातिपदिक संज्ञा के एक देश विकृत अन्यवत न्याय से, प्रातिपदिक संज्ञा के अक्षुण्ण रहने से, है ना, अक्षुण्ण रहने से पुनः स्वाद्योत्पत्ति और उसको विसर्ग इत्यादि करके हमने भूतपूर्व प्रयोग बना लिया। ठीक है जी? बात समझ में आ गई? आगे क्या है? इवेन समासः विभक्ति अलोपश्च। इवेन समासः विभक्ति अलोपश्च। इव के साथ समास होता है और विभक्ति का अलोप, विभक्ति का लोप नहीं होता। विभक्ति का लोप कोई कर रहा है ना,
कोई कर रहा है ना? जी। हाँ, जैसे ही समास होता है प्रातिपदिक और प्रातिपदिक सुपलुक, उसी का निषेध कर दिया। बोले समास तो होगा एव के साथ, लेकिन जब एव के साथ समास होगा तो विभक्ति का लोप नहीं होगा। तो क्या बना रहे हैं प्रयोग पंडित जी? होगा। क्या बना रहे हैं प्रयोग? वात्सु अर्थ से। है बेटा? वागर्थ इव। हाँ, विग्रह करिए। अरे वाग अर्थ बनाइए पहले। वाग अर्थ बना लीजिए। वागर्थ सु आवाज आ रही मेरी? वात्सु जी, अर्थसु। अर्थसु। यहाँ समास कर दीजिए। कौन समास करेगा यहाँ पे? चार से द्वंद्व है ना? यही करेगा ना? जी। वाग चार वाग अर्थ हो, तो समास कर दीजिए। चार से द्वंद्व समास होकर के क्या बन जाएगा आपका? प्रातिपदिक संज्ञा। वाग अर्थ बन जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे पढ़ेंगे तो द्वंद्व समझ में आ जाएगा, तो ऐसा घबराइए नहीं। जिनको समझ में आया वो ठीक है, बस इतना याद रखो कि द्वंद्व समास हुआ है यहाँ पे। ठीक है पंडित जी? जी। तो अब वाग अर्थ का समास किसके साथ कर रहे हैं हम लोग? इव के साथ। ये कंडीशन है ना हमारी, वाग अर्थ इव, अर्थात वाणी और अर्थ के सदृश जो भी है ना? तो क्या कहेंगे? वाग अर्था विव, ऐसा कहेंगे। तो कह रहे हैं जब इव के साथ आप समास करेंगे, वेन समास, इव के साथ समास होता है, और समासोत्पाद क्या होता है पंडित जी? विभक्ति अलोपश, है ना? समर्थ सुबंत का इव के साथ, समर्थ सुबंत कौन है? वाग अर्थ समर्थ सुबंत है कि नहीं? अरे औ आया सुबंत है ना? जी। सुबंत है। जी। और समर्थ सुबंत का इव के साथ समास होना चाहिए, और उसमें विभक्ति का लोप नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका प्रातिपदिक संज्ञा होता है तो विभक्ति का लोप होने आया, तो इसने निषेध किया ना पंडित जी? जी। जी। विभक्ति का लोप करने वाला कौन है? बोले आपने पूछा तो है नहीं किसी ने भी। अरे प्रातिपदिक संज्ञा आप कर देते हैं कर्तव्य समासाश्य से। बोले भैया आपने कर्तव्य समासाश्य से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, ठीक है, लेकिन प्रातिपदिक संज्ञा के बाद आप कह रहे विभक्ति लोप, विभक्ति लोप, विभक्ति लोप। ये होता किससे विभक्ति लोप? हमें तो पता ही नहीं पड़ा। आपकी ऐसे आपके कहने मात्र से थोड़ी ना होगा जी, कोई नियम होगा ना, कोई तो सूत्र होगा ना करने वाला है। जी। कौन है? कर्तव्य धातु प्रातिपदिक जो हो, कौन है? सुपो धातु याद रखना है इसको, इसी से होता है। तो जैसे सुबह धातु प्रातिपदिक लोप करने आएगा औ का, अरे एव में तो कोई व्यक्ति है नहीं, औ में वागर्थों में औ है, तो जैसे औ का लोप करने आएगा तुरंत कौन नियम लग जाएगा? यही विभक्ति या लोप। बोले भैया यहाँ विभक्ति का लोप नहीं होता, आगे निकल लीजिए यहाँ से। विभक्ति का लोप नहीं होता तो वागर्थ इव है, कौन सूत्र लग जाएगा यहाँ पे? औ और इव में एचो यवायावन। ये तो औ को कौन आदेश हो जाएगा? आव आदेश। तो क्या बन जाएगा आपका? वागर्था का बनेगा बेटा, वागर्था बनेगा, वागर्था वो अव बनेगा ना, वागर्था वो। और उधर क्या है? इव है, मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? वागर्था बन जाएगा ना? जी। कोई दिक्कत नहीं सर। ये जो सुपो धातु प्रातिपदिक जो बताया था, ये क्या करेगा? तो विभक्ति का लोप करता है, सब विभक्ति का लोप करता है पंडित जी। तो महोदय फिर ये निषेध सूत्र है क्या? इवेन समासो विभक्ति लोपा फिर निषेध कर देता है ना? अरे समास होता है सूत्र और निषेध भी करता है, दोनों काम करता है। सूत्र नहीं है वो, तार्किक है। क्या कह रहे हैं देखो, धातु प्रातिपदिकस्य वा अवयव रूपेण विद्यमानस्य सुप्रत्यय से लुक भवति। धातु हो प्रातिपदिक, धातु से पर में या प्रातिपदिक से पर में यदि अवयव रूप में कौन विद्यमान है? सुप्रत्यय विद्यमान है, तो उसका क्या होता है? लोप होता है। ठीक है ना? यानी कि क्या था आपका? वागर्थ अग्रे औ, कैसा था? प्रातिपदिक से, प्रातिपदिक के अवयव के रूप में विद्यमान है कि नहीं औ आपका सुप्रत्यय है? उसका लोप हो इसके द्वारा। लेकिन कौन नियम है आपके यहाँ? वार्तिक में नियम पढ़ा है, वार्तिक कारण ने क्या? इवेन सह समासा और विभक्ति
अलोपश्च एव के साथ समास करिए और विभक्ति का लोप ना करिए। ठीक है, जी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात सबको? हाँ जी जी सर। ठीक है, इति केवल समासः, ये आपका यहाँ तक केवल समास पूरा। ठीक है, अब इसके आगे अभी भाव कल करेंगे।